लिखिए बच्चों, हेडिंग 2 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, एमएससी प्रीवियस। एमएससी प्रीवियस। देखिए, स्टेब्लिश द गोस लॉ, पहला सवाल। स्टेब्लिश द गोस लॉ establish the Gauss law for an electrostatic field for an electrostatic field and discuss Laplace equation and Poisson equation and discuss Laplace equation and Poisson equation. Discuss Laplace equation and Poisson equation. देखो बच्चों, अपने मुद्दे क्या क्या है। मुद्दा ये है, पहली बात तो, कि गोस लॉ को स्टेब्लिश करो। ई वेक्टर डॉट डी एस, देखो बच्चों, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहली बात तो अपनी यही है, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। दूसरी बात अपने को क्या प्रूफ करना है, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म होती है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होता है। ये क्या कहलाता है? अरे बातें मत करो रे, ओ फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। दूसरी बात ये करनी है। और तीसरी बात अपने को क्या करना है कि E इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी होता है। E इक्वल टू कितना होता है? माइनस ग्रेडियंट वी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है। जिसकी वजह से अगर यहाँ पर अगर अपन पुट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा ग्रेडियंट स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है बच्चों लाप्ला, ये पाइसन इक्वेशन। ये क्या होता है? पाइसन इक्वेशन, पाइसन इक्वेशन। और अगर मैं यहाँ पर चार्ज फ्री स्पेस कह दूं, और चार्ज फ्री स्पेस अगर कह दूं मैं, ठीक है, तो ग्रेडियंट स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये कहलाती है लाप्लास इक्वेशन। ये इतना लिख लीजिए बच्चों, मुद्दा ये है अपना। सही से लिखना है इनके नोटेशन। मैंने जहां वेक्टर लगा रखे हैं, तुम भी वही वेक्टर लगाना। क्या किया है तूने? ये उल्टा क्यों लिखा है? मूर्ख है, इसके डाइवर्जेंस देखना। अनपढ़ है क्या ये क्या है? अरे मेरे वाला देखे, क्या लिख रही है तुम? इनका और इनका मतलब अलग होता है भाई। ओहो, समझ में आ गया क्या? सही नोटेशन लिखो बच्चों। बताओ, समझ में आया क्या? सवाल समझ में आ गया ना, कि सवाल अपन ये करने वाले हैं? अरे सवाल समझ में आ गया ना? देखिए, ये गोस लॉ होता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होता है। ये ई ग्रेडियंट पोटेंशियल के बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है। और ये इसका पोटेंशियल के बराबर रख दो यहाँ पर। ये लाप्लास पाइसन इक्वेशन होती है, ये लाप्लास इक्वेशन होती है। ये तीनों चारों अपने को डेरिवेशन करने हैं, ठीक है। एक ही सवाल के अंदर है, ये आता है भाई आपके। कर लूंगे आगे, चलू क्या?
अब लिखिए बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू द गोस लॉ, अरे यार रुको यार, अकॉर्डिंग टू द गोस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गोस लॉ, according to the Gauss law, the total electric flux, the total electric flux, the total electric flux phi, the total electric flux phi, the total electric flux phi through any, through location, बंद कर यार गेट, आगे वाला गेट बंद कर देगा, बारी बार वाला एक बार बंद कर दे। According to the Gauss law, the total electric flux phi through any closed arbitrary surface, any closed arbitrary surface, closed any arbitrary surface, closed imaginary surface, sorry, closed imaginary surface, imaginary surface kept in electric field, kept in electric field, kept in electric field, comma 1 upon epsilon naught times the charge Q enclosed inside the volume enclosed by that surface, by that surface, by that surface। देखिए बच्चों, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो इसका स्टेटमेंट है। आ गया समझ में? ये तो बच्चों गॉस लॉ का स्टेटमेंट है ओनली, ठीक है। अब देखो, ठीक है, लेटेस्ट कंसीडर द, ये डेरिवेशन याद करके आना कल, करके आओगे ना? let us consider the point charge small plus q inside the closed surface, inside the closed surface, inside the closed surface। अब देखो बच्चों, ये आप कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया मैंने, एनीवन, ये ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसके सेंटर के ऊपर मैंने क्या ले लिया, कोई प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है। अब ये मैं कोई सरफेस का पार्ट ले लेता हूं बच्चों, ऐसे एक छोटा सा क्या ले लिया मैंने, सरफेस का पार्ट ले लिया, ये वाला, ये सरफेस है, डीएस एलिमेंट कह सकते हो आप, छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने इसका, ठीक है। यहां पर देखो, ये वाली रेडियस आ रही होगी ना, ये भी कितनी होगी, आर होगी। अब देखो यहाँ पर एक ये देखो, ये वाली नीचे वाली सरफेस है, एक ये ऊपर वाली सरफेस है ना, जो अपन ने मानी है, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी,
इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। अब ये जो चार्ज की वजह से जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो तो ऐसे आएगी, ई वेक्टर, ये डायरेक्शन आती है सीधी, बाहर की साइड निकलती है। ठीक है, जिसको आप एन केप भी कह सकते हो, जिसको आप क्या कह सकते हो, एन केप भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर, अब यहां पर दो सरफेस हैं, एक ये जो मैंने व्हाइट मार्क से कर रखा है ना, ये वाली सरफेस है, एक ये नीचे वाली सरफेस है ना। ठीक है, तो इससे जो प्लस क्यू चार्ज, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, बाहर की साइड होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की साइड डायरेक्शन में होती है। समझ में आ गया, तो ये आ गया मेरा ई वेक्टर हो गया। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर दो सरफेस है। ठीक है, तो मैंने ऐसे मान लिया कि सरफेस की जो डायरेक्शन है वो ये है, ये सरफेस की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ सरफेस। और ये दोनों एंगल कितना बना रही है, इससे थीटा एंगल बना रही है, ये दोनों इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या आएगा, प्रोजेक्शन आएगा, दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या आएगा, प्रोजेक्शन आएगा। समझ गए क्या मेरी बात को, ये ऐसे हैं, या आप ऐसे कह सकते हो। देखो, देखो एक तो ये हो गया, ये तो आपकी राउंड वाली सरफेस है, जिससे ये क्या कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज जो बाहर की साइड निकल रहा है, ये वाला ई केप है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक आप ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला, ये देखो ये एक पॉइंट ले लिया। अब सीधा सरफेस बनाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये वाला, देखो ये आर है, तो ये भी आर ही होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो एक ये सरफेस की डायरेक्शन आपकी ये आएगी, तो सरफेस की डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया, एन कैप मान लिया। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या बना रही है, कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, समझ में आ गया तो। ठीक है, तो आप ये बना लीजिए, बनाओगे क्या, देखिए, और किसी भी सरफेस के द्वारा, ये देखो बच्चों, ये जो होता है ना, किसी भी सरफेस के द्वारा सेंटर पे जो बनाया गया एंगल होता है ना, उसको सॉलिड एंगल बोला जाता है। किसी भी सरफेस के द्वारा सेंटर पे बनाया गया जो एंगल होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, जिसको डी ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, बना लीजिए। ये डेरिवेशन के लिए याद करके है ना, किसी भी सरफेस द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है, 3D के अंदर। तुम थोड़ी इतनी पीछे जा जाके क्यों बैठी हो, गेट पर बैठ जाओ, यहाँ पीछे आने वाले को एक जगह छोड़ रखी है, वो कहाँ बैठेंगे फिर। नहीं, मैं तो जीके का सवाल है। हाँ, देखिए, लेट आर वेक्टर बी द, देखिए लेट आर वेक्टर बी द, कर दूं क्या, लेट आर वेक्टर बी द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, any point on the surface, on the surface due to the point charge, due to the point charge, due to the point charge plus q
makes an angle theta, makes an angle theta with the normal, with the normal, then the normal component, then the normal component, then the normal component of electric field, of electric field, of electric field along the area, along the area is E vector dot n cap into ds. E vector dot n cap into ds. अगर आपको एंगल वाली बात समझ में नहीं आई तो दोबारा मेरे से पूछ लेना, ठीक है। देखो बच्चों, खैर ये बात यही है, देखो इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो डीएस वेक्टर की जो वैल्यू होती है ना, उसी को एन कैप इंटू डीएस बोला जाता है, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझे हो तो आप ऐसे समझ ये कर लिया क्या, ये देखो कोई भी एक सरफेस ऐसे ले लो बच्चों, अपने को ऐसे तो बोला नहीं है कि स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, ऐसे तो कोई बात बोली नहीं है। देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, मान लो मैंने कोई भी ऐसे सरफेस ले लिया, कोई भी ऐसे सरफेस ले लिया। अब मैं ये क्या ले लेता हूँ बच्चों, ये वाला ये एक सरफेस ले लिया, जैसे सपोज करो ये वाला सरफेस ले लिया, ठीक है। अब ये एक सरफेस लिया मैंने, इस सरफेस की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है कहीं ना कहीं सरफेस की डायरेक्शन। पर्टिकुलर जो मैंने सरफेस लिया है ना, इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर किस साइड है, इस साइड है, एन केप है, ये सरफेस की डायरेक्शन है। अब आपको बताइए बच्चों, ये वाली जो डायरेक्शन होता है ना, यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना, तो प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन हमेशा सीधी होती है, प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये एंगल अपन ने कितना ले लिया, थीटा ले लिया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, और देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इसका यहाँ पर भी एक क्या बनेगा, सरफेस बनेगा, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर दो सरफेसेज है, ठीक है। अब ये एंगल क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाता है, ठीक है। दो सरफेस ऐसे हैं, ये दो सरफेस ऐसे होते हैं, समझ में आ गया। तो एक को एक के ऊपर लाना होता है, एक को एक के ऊपर लाना होता है, समझ में आ गया, ठीक है ना, ये वाली बात है। अब लिखिए बच्चों, लिखिए बच्चों, हाँ। तो अब देखो बच्चों, देखिए ई वेक्टर डॉट एन कैप, ई वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, मोड ऑफ ई वेक्टर मोड ऑफ एन वेक्टर इंटू कोस थीटा, अरे लिख सकता हूँ ना ऐसा, ठीक है। अब आपको बताइए, ई वेक्टर डॉट एन कैप एक चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। देखो एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो लिखते हैं, ठीक है। अगर ये आर है तो यहाँ पर लिख दीजिए ई वेक्टर डॉट ऑन के, और अब ये आ जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और मोड ऑफ एन कैप का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और ये आ जाएगा कोस थीटा, अरे आ जाएगा ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
अब की बार जोर आएगा। अब की बार तकलीफ वाली बात है, ईडी है ये। तुम कोरोना में हमें सीखी हुई है। अरे मतलब लोगों की। हाँ, देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। अरे अंजलि, लिख लिया गया? हाँ सर, लिख लिया। दिखती दिखती क्यों नहीं है? मैं भी वीडियो ऑफ करती हूँ क्या? मैं भी करती हूँ। डिटेक्टर जोर के हो। कम से कम दो जने आते हो, वीडियो तो ऑन कर लिया करो। ये नेट चला जाएगा। कल कर लेंगे सर, कल से। क्यों, आज क्या है? आज क्या है? आज कॉलेज में है क्या? नहीं सर, घर पे ही हूँ। तो फिर देखो बच्चों, तो ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, और ये डीएस कर दो मल्टीप्लाई। ये इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। इनको भाई लोगों अच्छे से पढ़ लेना, ये मार खा जाओगे ईडी के अंदर। सबसे ज्यादा बैक ईडी में लगते हैं। हाँ, देखिए, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, आगे लिखिए बच्चों, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। देखो, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन ये होता है बच्चों, डी एस वेक्टर डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर होता है। लिख लीजिए, डी एस वेक्टर डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, एक चीज का ध्यान रखना। देखो, फॉर ए स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बच्चों डी आई वेक्टर होता है डी आर आर के प्लस आर डी थीटा थीटा के और प्लस आर साइन थीटा डी फाइव फाइव के होता है। ठीक है। अब अगर डीएस करोगे, डीएस एरिया, एरिया अगर आर केप वाला अगर लेते हो आप एरिया, देखो आर केप का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो एरिया आर केप वाला लो। आर केप, जो आर केप होता है ना बच्चों, अगर डी जिस डायरेक्शन में लेते हैं उसके अंदर आर कांस्टेंट होता है, आर कांस्टेंट होगा, तो डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये टर्म आप क्या कर दो? 0 कर दो, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आर केप हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना? समझ में आ गया क्या? अरे जिसमें एरिया की डायरेक्शन होती है ना, जैसे एक्स वाई प्लेन होता है, डायरेक्शन क्या होती है? जेड में होती है, तो जेड उसके अंदर कांस्टेंट नहीं होता क्या? तो जिसमें एरिया की डायरेक्शन होती है ना, उसके अंदर आर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये 0 कर दो। एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई, ये विड्थ, जो भी है। ठीक है, तो डी ओमेगा इक्वल टू, देखो बच्चों, डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव आर केप और डॉट आर केप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर केप डॉट आर केप 1 हो जाएगा, तो डी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों साइन थीटा डी फाइव। यहां तक आ जाओ। ये इक्वेशन नंबर कितनी बोल दूं? 3। 3 लो, जल्दी करो।
हो गया बच्चों? अब आपको बताइए, देखिए ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है ना, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों थीटा की जो लिमिट होती है ना, वो 0 to π होती है, और ये फाई की लिमिट होती है, वो क्या होती है, 0 से 2 π होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दो, डी ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है। ये 0 to π लिख दो, और ये 0 से 2 π, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 4 π। ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 π। ये इक्वेशन नंबर 4। हो गया, लिख लिया क्या? अब देखो बच्चों, इक्वेशन 2 के ऊपर चलो। ये इक्वेशन 2 को दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो बच्चों। ई वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस इंटीग्रेट इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा इंटीग्रेशन इंटू डी एस, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अच्छा देखो बच्चों, कर दिया ना इंटीग्रेट, क्लोज सरफेस ले लेना। अब देखो, ई वेक्टर डॉट एन केप इंटू डी एस को कोई मुद्दा नहीं है। देखो, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू को छोड़ दो आप। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी एस कोस थीटा को डी एस वेक्टर डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर। अरे लिख सकता हूँ ना ऐसा, डी ए, इसको आप वापस से ओपन करोगे तो डी एस कोस थीटा ही तो आएगा। अरे आएगा ना, ठीक है। तो डी एस कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल का डेफिनेशन नहीं है क्या? अरे ये पूरी डेफिनेशन, डी एस वेक्टर डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर, लिखो तो जल्दी से। अरे तुम नहीं कर रहे क्या वैसे प्रीवियस का? क्यों? ऐसे के फेल हो जाएगा तो, और कर ले, तेरे अकाउंट से पैसे लग रहे हैं मूर्ख आदमी। यार अच्छा बूढ़ा आदमी है। जो नेट में है उनकी तो कोई फीस ही नहीं है। या अलग ऊपर डगा, भी कोई भारत के गोरखपुर हो गए। एमएससी कोचिंग कहीं और है, नेट की कहीं और है। पढ़ लिया करे, तू भी पढ़ लिया करे। साइंटिस्ट हो, फेल हो जाओगा, ईडी में लागोगे बैक। कोरोना में मजा ले रहा है तेरा। अब की बार कोरोना नहीं है, फुल सिलेबस आएगा। चमत्कार की उम्मीद में बैठे रहो। देखिए, ई वेक्टर डॉट एन के इंटू डी एस इक्वल टू के क्यू, और बच्चों इसको सॉलिड एंगल का दूंगा डी ओमेगा, ठीक है। अब ये डी ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 4 पाई ना, ये 4 पाई बच्चों। अब देखो, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख सकता हूँ ना, सरफेस इंटीग्रल। अब ये वैल्यू पुट कर दो, के का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। बताओ कितना बचा, आ गया ना। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये लो। चले गए बच्चों? हो गया ना?
हेडिंग दो बच्चों डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ऐसे तो लिख लो, दिस इज द गॉस लॉ। पता चल रहा है क्या? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। अरे है ना, अंदर ही तो हूँ मैं, क्लास चल रही है, 2 मिनट रुक जाओ। अरे तो गेट मैंने जानबूझ के नहीं खोला तो। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग दो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो केस बन कर रुक जाओ 2 मिनट। क्या बने, दूर पड़ जाओगे। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। लिखिए बच्चों, बाय द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ बच्चों, रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीबी होता है ना, तो डी क्यू इक्वल टू, अरे गजब, और ए क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो डीबी, वॉल्यूम इंटीग्रल। ये लिख लो बच्चों। हो गया, अब लिखिए फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम द गॉस लॉ, फ्रॉम द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। अब ये वैल्यू पुट कर दो बच्चों। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू रो डीबी लिख दूंगे ना। अरे आपको कोई दिक्कत है क्या? अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ क्लोज लगता है, यहाँ क्लोज नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे सरफेस अगर बंद होंगे तो ही वॉल्यूम बनेगा। तुम्हारे को ये पता थोड़ा ना चलता, देख रानी लगा इसके, ये सोच समझ के लगाई हुई बातें हैं ये लगा ही नहीं रही, ऊपर वाले पे भी लगा। अरे नोटेशन सही लिखो, ये सोच रहा है ऐसे ही लगा रहा होगा, इनके मतलब होते हैं। देखिए, देखो बच्चों, बहुत सारे, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे सरफेस अगर बंद होंगे ना तभी वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, बंद सरफेस ऑलवेज वॉल्यूम कंटेन करेगा। ठीक है, इसलिए ये क्लोज्ड का साइन होता है। ठीक है ना, ये लगा ही नहीं रही। ठीक है, तेरे जैसे मास्टर नहीं देखेगा। हाँ, अब बच्चों एक डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ, फ्रॉम द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये डेरिवेशन कल याद करके लाना, ले आओगे ना। और तुम्हारा हमेशा प्रीवियस का काम स्टार्ट हो गए, अब जता देंगे काम, महीना एक लगेगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये होता है डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस ऑफ ई वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी, और ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है बच्चों। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कितने का दूं, 4 का दूं क्या, इसको 5 का दूं क्या, अरे इसको 5 का दूं क्या। देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5,
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी। ये देखो नोटेशन सही लिखना, और ये देखो इसके ऊपर कोई ऑपरेट वो डायरेक्शन मत लगाना, ई के ऊपर लगानी है। ठीक है, वैसे खुद वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल। अब कंपेयर किया जा सकता है ना बच्चों। देखिए ऑन कंपेयरिंग डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये लो बच्चों, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। This is the differential form of Gauss law. This is the differential form of Gauss law. ठीक है बच्चों, हो गया ना। अरे हो गया ना। हेडिंग दीजिए बच्चों, लैप्लास इक्वेशन, सॉरी पाइसन इक्वेशन, पाइसन इक्वेशन। देखिए बच्चों, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कर्ल ऑफ ई इक्वल टू जीरो होता है बच्चों। ठीक है, और कर्ल ऑफ ग्रेडियंट का भी कर्ल हमेशा किसके बराबर होता है, जीरो का। तो यहां से दोनों का अगर कंपेयर करेंगे ना, तो ई बराबर माइनस ग्रेडियंट भी, ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट भी होता है। ये 20 नंबर का आएगा, तुम तो गंगा ना जाओगे। हाँ ठीक है, देखिए फ्रॉम द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, फ्रॉम द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है बच्चों, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ई की जगह वैल्यू पुट कर दो, माइनस को इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ गई पाइसन इक्वेशन। पाइसन इक्वेशन, अरे अंजलि समझ में आ रहा है ना। आ रहा है सर। आज तू कॉलेज नहीं गई। आज सर ऑफ है, 4 दिन क्लास लगती है वहाँ पे। अरे तेरी, कॉलेज खतरनाक है इसका मतलब। 2 ही टीचर है सर, बाकी टीचर ही नहीं है फिजिक्स के। तो सबको कोचिंग करवा दे। कर रहे होंगे सर, पता नहीं मेरे को तो बाकियों का। हाँ लिखो बच्चों, देखिए पाइसन इक्वेशन कैन बी, आगे लिखिए बच्चों, आगे लिखिए पाइसन इक्वेशन कैन बी। तो मेरा प्रचार करती है कि नहीं करती है। सर मैंने तो हमारी क्लास का जो ग्रुप है उसमें सारे लिंक शेयर किए थे, जो डेमो क्लासेस के आए थे ना, ये अपने वाले ग्रुप हाँ, में। आज ईडी उस का भी भेजूंगा। हाँ सर, वो मैंने शेयर किए थे। बाकी फीस वगैरह का भी सबको बता रखा है, पूछा था मुझसे तो मैंने बताया भी था सबको। बाकी अब ज्वाइन करना नहीं करना तो सर उनकी मर्जी है। हाँ वो तो सही बात है, कान में अपने को बात कह देनी चाहिए। हाँ सर, बता तो सबको रखा है, सबको पता है क्लास में। हाँ देखो बच्चों, पाइसन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन लाप्लास इक्वेशन। देखिए पाइसन इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड इन लाप्लास इक्वेशन if there is charge free space, there is charge free space, charge free space that is rho equal to 0। बच्चों
चार्ज फ्री स्पेस को रो इक्वल टू 0 कहते हैं। तो ऊपर वाले इक्वेशन के अंदर ये कर दो बच्चों, तो ये क्या बच जाएगी, ग्रेडियंट स्क्वायर v इक्वल टू 0। लिख लो फ्रॉम पाइसन इक्वेशन, फ्रॉम पाइसन इक्वेशन। तो ये कहलाती है लाप्लास इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। डेरिवेशन कंप्लीट हुआ ना बच्चों? अरे डेरिवेशन कंप्लीट हुआ ना?